ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू स्टार्ट करूँ। तो प्रॉब्लम 1 लिखिएगा जरा। आप मान लो हमारे पास दो पैरेलल सरफेसेस है, इनफाइनाइटली लार्ज टू पैरेलल सरफेसेस है जिसका एरिया कैपिटल ए मान लेते हैं। अब इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब होता है काफी बड़ा एरिया, और एक पर प्लस सिग्मा डेंसिटी का चार्ज है और उस पर माइनस सिग्मा डेंसिटी का चार्ज है। पहले तो आप ये कैलकुलेट करके बताओ इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पर होगी। मैं इसमें 3 रीजन से डिफाइन कर रहा हूँ। एक रीजन आप डिफाइन कर सकते हो इन प्लेट्स के लेफ्ट साइड पर, एक इन दोनों के बीच में, और एक राइट साइड पर। इसमें से कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, कहां पर प्रेजेंट नहीं होगी? सिर्फ रीजन 2 में होगी। 2 में प्रेजेंट होगी सर रीजन 2 में होगी, अगल बगल 2 में होगी सर। हाँ, ओके। ये इनफाइनाइट शीट्स है, मान लीजिए इनफाइनाइट सरफेसेस, इनफाइनाइट शीट्स है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा सिर्फ लेफ्ट साइड पर, मतलब सिर्फ इन दोनों के बीच में। यहाँ पर E0 आता है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है, और इनके बीच में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू सरफेसेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, जिसकी वैल्यू कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहला पॉइंट। नाउ दूसरा पॉइंट जल्दी जल्दी से देखो। अगर ये कहा जाए कि जो लेफ्ट वाली प्लेट है वो, सॉरी मैं बार बार प्लेट वर्ड बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, प्लेट नहीं है सरफेस। ये, मैं लिख देता हूँ इसको, एक्चुअली बोलने में गलती हो जा रही है बार। ये इनफाइनाइट मतलब सरफेसेस है, इनफाइनाइट शीट्स है। तो इसमें जो लेफ्ट वाली शीट है और जो राइट वाली शीट है, इनके बीच में इंटरेक्शन का फोर्स कितना होगा? फोर्स अगर कैलकुलेट करने को दिया जाए कि ये सरफेस इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स है लगाएगी, अनलाइक चार्जेस हैं नेचुरली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसके बारे में बताएं जल्दी से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में। सिग्मा स्क्वायर ए बाय एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर ए बाय एप्सिलॉन वो उससे निकाल सकते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से। चार्ज अगर मान लो राइट वाले सरफेस का चार्ज देखा जाए मैग्नीट्यूड वाइज, तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये चार्ज ऑन द राइट सरफेस एंड मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लेफ्ट सरफेस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लेफ्ट सरफेस को लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना यार, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखी है ये रिजल्टेंट है, इन दोनों सरफेस का रिजल्टेंट है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इंडिविजुअल सरफेसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई दिक्कत? ये फोर्स, इतना फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है। तीसरे नंबर का पॉइंट ये है, प्रेशर इनटू एरिया से भी तो निकाल सकते थे। हाँ वही चीज है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू, बट वो मेटल्स में लगाते हो तो ये मेटालिक सरफेस नहीं है। यस सर, आएगा उससे भी आंसर उतना ही। तीसरा पॉइंट, सपोज आपका लेफ्ट वाला सरफेस को फिक्स कर दे और राइट वाली सरफेस को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा करके डिस्प्लेस करें। राइट वाली सरफेस को सब एक्सटर्नल फोर्स लगाइए और इसको डिस्प्लेस करिए, और बाय द अमाउंट स्मॉल एक्स डिस्प्लेस करिए इसको बाय द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एक्स, और स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन। क्या वर्क किया गया होगा एक्सटर्नल फोर्स ने? वर्क बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, अगर इसको स्लोली डिस्प्लेस करना हो राइट साइड पर, सर सिग्मा स्क्वायर ए बाय स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x। हाँ ये F कूलम्बिक है, कूलम्ब फोर्स वाला है, और ये आपका राइट वाला है। तो क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं आपको स्लोली डिस्प्लेस करना है इसमें विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो स्लो डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स के मैग्नीट्यूड नियरली बराबर आ रहे होंगे। और ये जो फोर्स आ रही है ये ऑब्वियसली सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इसमें कहीं कोई डिस्टेंस का टर्म नहीं आ रहा। तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट का मतलब एक तरीके से ये कांस्टेंट अमाउंट की फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, सही आंसर होता है सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एक्स। सही हो गया ये? यस यस स्पीड ज्यादा हो तो भी बता देना, कम हो तो भी बता देना। इसके बाद आते हैं ये जो वर्क डन एक्सर्ट किया हमने सिग्मा स्क्वायर ए एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद का पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। इतना नोट कर लिया, इस डायग्राम को हटाने जा रहे हैं। यस सर। अब क्या हुआ देखो यहाँ पर,
हमने मान लिया जाए कि ये जो दो सरफेसेस कंसिडर की थी वो ओरिजिनली उनके बीच का जो सेपरेशन था वो d था। यहाँ पर पॉजिटिव सिग्मा चार्ज था, यहाँ माइनस सिग्मा का चार्ज था और सेपरेशन d था। उसके बाद आपने इसमें फाइनली क्या कर दिया, लेफ्ट वाली सरफेस तो जहां पे थी उसको वैसे ही रखा गया है, फिक्स था वो। राइट वाली सरफेस को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में इंक्रीज कर गया होगा, वो पहले वाला डिस्टेंस है d और प्लस अब एक नया डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा इसमें, स्मॉल x का। पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के राइट साइड पर 0 था, इसकी लेफ्ट साइड पर भी 0 था और इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अब अगर आप फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, एज्यूमिंग कि चार्ज डेंसिटीज में कोई फर्क नहीं आया, ये मान के चल रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो लेफ्ट की मतलब लेफ्ट वाली शीट की लेफ्ट साइड पर तो 0 ही रहेगा, राइट वाली शीट के राइट साइड पर 0 आएगा। अब नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेंथ में होगी, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लेंथ बनेगी d plus कितना x, वो, प्लस x। इसका मतलब नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ, अगर मैं पूछूं कि कितने वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, कितना वो स्पेस है, कितना वो वॉल्यूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ कैपिटल A एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस टोटल लेंथ, राइट और रॉन्ग? बोले Right, sir. सही है सर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने वॉल्यूम में था, प्रेजेंट इन द वॉल्यूम A into D. A into D, यानी कितना एडिशनल वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएट किया गया, x ax X into A. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड। बोले A. into x AX किया आपने, इतना एडिशनल वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट किया और एट द एक्सपेंस ऑफ वर्क डन, एक्सटर्नल अमाउंट का जो था वो आया था सिग्मा स्क्वायर AX डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई, Yes, sir. yes sir Yes, मतलब sir. जो हमने उन्हें एक्सटर्नल वर्क किया, उस वर्क की कॉस्ट पर, उस वर्क के कॉस्ट पर, उसकी एक्सपेंस पर हमने क्या किया, एक तरीके से एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट किया, जिस एक्स्ट्रा वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड आई। आ रहा समझ में कुछ ऐसे भाई? Yes, sir yes sir Yes, sir. So additional volume of electric field created is this much, or how much electric field is created in that additional volume, ये भी क्वेश्चन। जो ये एडिशनल वॉल्यूम है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्रिएट करी गई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स्ट्रा, पहले 0 थी बाद में उतनी हो सिग्मा गई। बाई एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर क्रिएट किया गया होगा वो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इज AX एट द एक्सपेंस ऑफ दिस मच, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुई है उसकी वैल्यू है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो इस वर्क डन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो वर्क डन की वैल्यू को लिखा जा सकता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन इनटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स AX। देखिए Yes, सर, sir. ये इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, पहले भी sir. तो होती थी, हमने क्रिएट कैसे की, ये मतलब पहले सर समझ- पहले नहीं देखिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी, लेकिन पहले वो A into D वाले स्पेस में थी, उसके बाहर वाले स्पेस में नहीं थी ना। yes sir ओके सर मैं समझ बात गया। कर रहा हूँ, हाँ हम लोग बात Yes. कर रहे हैं A into X वाले वॉल्यूम की। यस तो सर यानी समझ गया। सर यहाँ पे आपने यही बोला है ना कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी रही है ना। कोई बात नहीं, समझने में दिक्कत हो सकती है। एडिशनल वॉल्यूम का मतलब जो A into X है उसकी बात हो रही है, मतलब इस प्लेट के, सॉरी इस सरफेस के राइट साइड वाला जो X डिस्टेंस था, उस राइट साइड X डिस्टेंस में पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, अब वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यस सर
तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द हाफ एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज ई स्क्वायर और a इंटू एक्स इज द वॉल्यूम। यानी कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर, यानी किसी भी स्पेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए पूरा प्रोसेस समझना आप। ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है, और वर्क को भी आप समझिए, वर्क मैकेनिक्स में वर्क यानी फिजिक्स में वर्क का सीधा सा मतलब है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैथ्स कुछ भी बोले लेकिन फिजिकली वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब वर्क डन का मतलब हम लोगों ने यहाँ पर एक एनर्जी ट्रांसफर की। इस प्लेट को डिस्प्लेस करते वक्त एक्सटर्नल पर्सन ने अपनी एक एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर की होगी, और उस एनर्जी की कॉस्ट पर हम लोगों ने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया है इन द एक्स्ट्रा वॉल्यूम AX। और उस वर्क डन को आप इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम रिप्रेजेंट करोगे तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। मतलब कैपिटल V वॉल्यूम में E अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट करना है, कैपिटल V के वॉल्यूम में E अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस करने के लिए ये आपको वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, यानी इतनी एनर्जी हमें सिस्टम में ऐड करनी होगी। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। सो यूनिट वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंगली हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर हम यूनिट वॉल्यूम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना चाहते हैं तो कितने वर्क की जरूरत पड़ेगी उसके लिए? Half E square epsilon naught. हाफ, मतलब हाँ, वर्क रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड E in a unit volume will be half epsilon naught into capital E square। इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, और अब आप इस कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए कुछ वर्क चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम में, उसकी वैल्यू है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और इसी वर्क को, बिकॉज वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इट इज, इसको एनर्जी डेंसिटी के भी नाम से पढ़ सकते हो, इसी का ऑल्टरनेट नाम दे सकते हो, इट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो टोटल एनर्जी आएगी उसको लिखा जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो पूछना है जल्दी से पूछिए आप लोग, इसमें जो भी पॉइंट है वेट कर रहे हैं, जल्दी से पूछो। सर इसमें सिर्फ दो इनफिनाइट शीट्स ही हम मानेंगे? मतलब जी नहीं, इनफाइनाइट शीट्स तो मतलब एक तरीके से सैंपल लिया गया था प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम के थ्रू हमने कंसेप्ट को डिस्कवर किया है। प्रॉब्लम स्पेसिफिक है लेकिन उस प्रॉब्लम से जो रिजल्ट है वो जनरलाइज है, ये रिजल्ट जनरलाइज है। मतलब सर ये रिजल्ट बाकी सिस्टम में भी लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। आप पहले समझो, ये मैथ्स बाद में करना, पहले फिजिक्स समझो। फिजिक्स में ये कहा जा रहा है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन करने के लिए आपको पहले कुछ काम करना पड़ेगा, मैंने पहले कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, कुछ वर्क करना होता है, जिस वर्क और एनर्जी के बेसिस पर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकती कभी, सिंपल लैंग्वेज ऐसी। और किसी यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर, 1 मीटर क्यूब में अगर आप कैपिटल E अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हो तो ऐसा करने के लिए जिस वर्क की जरूरत पड़ेगी हमें, वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय E स्क्वायर। ये आपका फिजिक्स का कंसेप्ट हो गया। और ये जनरलाइज कंसेप्ट है। अब आप समझो इसको, इसके एप्लीकेशन दिखाते हैं कुछ। पहले ये पॉइंट कन्विंस हो रहे नहीं हो रहे, इसमें भी दिक्कत हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन करने के लिए वर्क चाहिए। Yes, ये- sir. हाँ, Yes, sir. है समझ में? Yes, हाँ, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, एप्लीकेशन समझो जल्दी से, क्विक प्रोसेस जल्दी करेंगे।
हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर हो, मेटल स्फीयर मानिए आप, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और वो अनचार्ज है सपोज दैट, तो क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस टाइम पर? अनचार्ज मेटल स्फीयर, आइसोलेटेड कंडीशन में, आसपास कोई और चार्ज नहीं है, No, sir. समय अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर भी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोगों ने मान लो इस मेटल को चार्ज किया, और चार्ज करने के लिए नेचुरली इसको बैटरी वगैरह से कनेक्ट करना होगा पहले, तो बट किसी भी तरीके से हमने इस मेटल में एक चार्ज ट्रांसफर किया, क्यू चार्ज। जब इस मेटल को क्यू चार्ज प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद भी अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी, बिकॉज मेटल कंसिडर कर रहे हैं, Yes, sir. लेकिन आउटसाइड, इसके आउटर साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला गॉस लॉ के अंदर K into Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। KQ by R square. यानी कि मेटल को चार्ज करने का इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि मेटल के आउटर स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है। यस सर। चार्जिंग ऑफ मेटल कर रहे, जब आप मेटल पे चार्ज डाल रहे हैं, तो इसका ऑल्टरनेट अभी तो कह सकते हो कि मेटल को चार्ज देने का एक मतलब ये भी निकल के आ रहा है कि इसके बाहर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, बिकॉज चार्ज देने से पहले बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो चार्जिंग करने पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, और कंसेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए वर्क चाहिए। तो यहाँ पर कितने वर्क की जरूरत पड़ी होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने की? यूनिट वॉल्यूम के लिए आंसर पता है, यूनिट वॉल्यूम के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। सर स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चा एक मिनट सुनो, हाफ एप्सिलॉन नॉट, अभी आप सुनिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना वर्क चाहिए होगा एक यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए इतनी वर्क चाहिए। सर ये सेल्फ एनर्जी नहीं हो जाएगा? हाँ, उसी का ऑल्टरनेट समझा रहे हैं, उसी का एक ऑल्टरनेटिव दिया जा रहा है, दिस इज द वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें हम एक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वॉल्यूम लेते हैं स्फीयर के केस में, अगर हम डिफरेंशियल पार्ट्स में जाएं, तो डिफरेंशियल पार्ट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने स्पेस में होगी, मतलब कहां से कहां तक एक्सटेंडेड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के सरफेस से लेकर के और अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंडेड होगी, बिकॉज इन्फिनिटी पे जाकर के ही इसकी वैल्यू जीरो पाएगी। यस सर। यानी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है, सुनिएगा, हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है बाय चार्जिंग ऑफ मेटल, वो इसके सरफेस से लेकर के अप टू इनफाइनाइट है। तो सरफेस से इनफाइनाइट तक का जितना भी वॉल्यूम है, उस पूरे वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग हमें वर्क चाहिए होगा। तो हमने क्या किया है, सरफेस से इनफाइनाइट तक के बीच में हमने एक डीआर एलिमेंट का वॉल्यूम कंसिडर किया, जिसके वॉल्यूम का फॉर्मूला कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीआर होता है। तो सरफेस से इनफाइनाइट तक के टोटल वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होगा, वो इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द लिमिट कैपिटल आर टू इन्फिनिटी। ये आपका वर्क रिक्वायरमेंट हुआ, इतना एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होगा इस मेटल के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करने के लिए। और इसको जब हम सॉल्व करके लाएंगे ना कैलकुलस में लगा करके, और k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख करके, मतलब ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। वेरीफाई अपने आप करो आप। सभी कल वाला रिजल्ट। तो कल इसका मतलब कल डेरिवेशन अलग तरीके से थी, आज डेरिवेशन अलग तरीके से, आप दोनों को मर्ज करके आपको समझना पड़ेगा। कल भी इसको डायरेक्ट किया गया था, लेकिन कल मतलब लास्ट लेक्चर में जब इसको डायरेक्ट किया गया था, तब मेथड कुछ अलग था और उसको सेल्फ एनर्जी का ही नाम दिया गया था। तो अब आप सेल्फ एनर्जी के एक्चुअल मतलब समझो क्या है। सेल्फ एनर्जी का एक्चुअल मतलब क्या निकल के आ रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए जितने वर्क की जरूरत पड़ती है, वो वर्क कहलाता है उस ऑब्जेक्ट की सेल्फ एनर्जी। क्योंकि ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब वर्क डन की जरूरत पड़ेगी आपको इस कंसेप्ट के हिसाब से, कॉल्ड एज सेल्फ एनर्जी। अब आप इसको एक्सटर्नल वर्क कह दीजिए या फिर इसकी सेल्फ एनर्जी का नाम दे दो, दोनों मतलब एक ही है।
बोले। सर हम्म, सर आप एक तरह से ये बोल रहे हैं ना कि जो हम लोग की सेल्फ एनर्जी आई मेटल पे सर वो हम्म। मतलब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने पे निकल गई। हाँ कह सकते हैं। तो सर मतलब अब मतलब इस समय जब फाइनल पोजीशन है तो मतलब इस समय मेटल की कोई सेल्फ एनर्जी नहीं होगी, जीरो होगी वो। देखिए मेटल की सेल्फ एनर्जी एक्चुअली आपको ये तो समझने में दिक्कत हो रही है कई लोगों को। सेल्फ एनर्जी मतलब आप मेटल की सेल्फ एनर्जी का फिजिकल सेंस ये है कि मेटल को चार्ज करने पर एनर्जी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक्चुअली सेल्फ एनर्जी मतलब ऐसा नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी टाइप का नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। सेल्फ एनर्जी को बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर। और वो जो सर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अपने अराउंड एक पोटेंशियल सेट करता है। हाँ कह सकते हैं। ओके सर। देखो भाई जो नेचुरल कॉज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इनको कहा जाता है कि ये अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं, जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट की वेव है। हम लाइट वेव के अंदर ये पढ़ते हैं कि लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, और लाइट के अंदर एनर्जी भी होती है। तो इसमें ये टॉपिक आपको आगे मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक चैप्टर आपके 12th क्लास में ही है कि लाइट में जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या है बेसिकली। तो उस कंसेप्ट को यहाँ पर समझाया जा रहा है, बट इसका डिटेलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आएगा, अभी नहीं आएगा। फिजिक्स का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का ही फॉर्म कह सकते हैं एक तरीके से। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। आ रहा समझ में कि नहीं ये चीज? जी सर। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ इज अनदर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड सेम विथ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। ये फंडामेंटल पॉइंट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो दो तरीके से पढ़ रहे हो, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द वर्क डन, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि वर्क हम क्यों करें। वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जब भी किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और ये सब एक्चुअली मैक्सवेल की इक्वेशंस में है। मैक्सवेल जो उनकी 4 इक्वेशंस है, उनमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज ऑलवेज एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसे बोल सकते हो। एक और एग्जांपल दे रहे हैं पहले तो सुनेगा, एक और एग्जांपल क्विकली। एक तो ये एग्जांपल हो गया, उसके बाद देखिए, और अभी मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखा रहा हूं, बाद में इनडायरेक्ट एप्लीकेशन दिखाएंगे। सेकंड प्रॉब्लम, आपके पास दो पैरेलल मेटालिक प्लेट्स, 2 पैरेलल मेटालिक प्लेट्स, इसका भी डेरिवेशन कर चुके। 2 पैरेलल मेटालिक प्लेट्स, सबके एरिया को आप कैपिटल ए मान लीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस डी मान लीजिए, एरिया कैपिटल ए, डिस्टेंस डी। इमेजिन करिए दोनों अनचार्ज है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस समय? दोनों प्लेट्स अनचार्ज है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी? कहीं पे भी नहीं, हर जगह जीरो होगी। अनचार्ज, इसका मतलब अगर दो न्यूट्रल प्लेट्स हैं, मैंने आपको कल भी कहा था ये बेसिकली कैपेसिटेंस का पार्ट है, कि अगर हमारे पास 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और अनचार्ज है तो नेचुरल सी बात है कि कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब इस समय कहीं कोई एनर्जी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब अगर मान लीजिए एक प्लेट को आपने प्लस क्यू का चार्ज प्रोवाइड किया और एक प्लेट को माइनस क्यू का चार्ज प्रोवाइड किया, और ये करते हैं बाय द कनेक्शन ऑफ बैटरी। एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दीजिए, एक तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दीजिए, एक पर प्लस क्यू आ जाएगा, एक पर माइनस क्यू आ जाएगा। यस सर। तो जिस एक्सटर्नल वर्क की यहाँ पर बात हो रही है वो एक्सटर्नल वर्क बैटरी करेगी एक्चुअल में। अब जब आप इसको चार्ज प्रोवाइड करोगे तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? इन प्लेट्स को चार्ज देने के बाद बीच में। कितनी?
कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो दोनों सिग्मा प्लेट्स का मिला Q by A सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट Q by A epsilon epsilon naught. तो एक तरीके से प्लेट को चार्ज करने के साथ प्लेट की चार्जिंग करने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी है कितने वॉल्यूम के अंदर कितने वॉल्यूम में आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस into D. Sir, A into D. A into D. की और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की यस सर Yes, sir. Yes. इसके लिए जिस वर्क की रिक्वायरमेंट रही होगी ये सब करने में जो वर्क चाहिए वो वर्क हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर और इनटू दैट वॉल्यूम क्योंकि ये चीज पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज फॉर यूनिट वॉल्यूम हम लोगों ने जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस यहाँ पर इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा चेक कर लीजिए क्या आंसर बनेगा इसका अगर इसको सिंप्लीफाई करें ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 और कल के लेक्चर को अगर आप देखोगे तब भी यही आंसर है Yes, sir. तब हमने डेरिवेशन दूसरे तरीके से की थी तब हमारा डेरिवेशन इस तरीके से आ रहा था हाफ समेशन ऑफ क्यू आई एथ इंटू वी आई एथ करके आ रहा था मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये और ये दोनों सिर्फ मैथमेटिकली डिफरेंट है जिस चीज का आंसर आपको यहां से मिलेगा उसी चीज का आंसर यहां से भी मिलेगा दो अलग अलग मैथमेटिकल अप्रोच है एक पोटेंशियल अप्रोच एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्रोच दो अलग एनर्जी नहीं है एक ही एनर्जी है उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है आइदर पोटेंशियल मेथड लगा दीजिए या फिर आप फील्ड मेथड लगाओ जो तुम्हें सही लगे आया क्लियर यहाँ पर ये Yes, यस sir. सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ और इसी को सिस्टम की सेल्फ एनर्जी बोल सकते हो ये अब आप कह सकते हो कि ये इस दो प्लेट सिस्टम की एनर्जी है एनर्जी ऑफ द सिस्टम बट इस सिस्टम का नाम है एक्चुअल में ये कैपेसिटेंस नाम है कैपेसिटर नाम है इसका तो इसको एनर्जी ऑफ कैपेसिटर भी बोला गया है थर्ड एग्जांपल जो डायरेक्ट है सपोज आपके पास एक इंसुलेटिंग स्फीयर हेडिंग वेडिंग अपने हिसाब से डालना है इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर अनचार्ज है अनचार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑब्वियसली कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें चार्ज डाल देते इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर चार्ज डाल देते तो जैसे ही आप देखिए अभी फिलहाल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना अंदर ना बाहर जैसे ही इसके अंदर कोई चार्ज लाओगे बिकॉज तो ये इंसुलेटिंग है नॉन कंडक्टर है तो ये चार्ज वॉल्यूम में जाएगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटर और जैसे ही चार्ज वॉल्यूम में जाएगा तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी Yes. अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ये गॉस लॉ वाले चैप्टर पे डिराइव्ड है बाहर वाला के क्यूब अपॉन और अंदर वाला रो आर बाई R by 3 epsilon naught. R by वो 3 डेंसिटी के फॉर्म में है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आप डेंसिटी के फॉर्म में बोलते हो और इसको चार्ज के फॉर्म में बोलना चाहे तो उसका Q फॉर्मूला R by है R रो cube. को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर हाँ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये कुछ ऐसा आता है Q इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसका मतलब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर वाले स्पेस में भी जनरेट की है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर वाले स्पेस में भी जनरेट की है और वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है तो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया जा रहा है बाय चार्जिंग ऑफ दिस स्फीयर अब इसके लिए कितने वर्क की जरूरत पड़ेगी आप देखिए हाफ एप्सिलॉन पहले हम अंदर वाले की बात करेंगे इंटरनल स्पेस में जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया गया है उसको प्रोड्यूस करने का जो वर्क होगा हाफ एप्सिलॉन इनटू इतना हो गया बट ये आंसर नहीं है ये भी सिर्फ आपका निकाला गया है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर करके आपने सिर्फ निकाला फॉर द यूनिट वॉल्यूम इसके आगे आपको ये देखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो पहले इसमें एक डिफरेंशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाई और स्फीयर के केस में एक बार फिर से डिफरेंशियल वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी कहां से कहां तक इसकी लिमिट रखी जाएगी 0 से तो इतना एक्सटर्नल वर्क आपको करना पड़ेगा स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में यानी इसको हम W इनसाइड कह दे रहे हैं
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का वर्क है, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का जो वर्क आएगा, तो आउटसाइड में KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हाफ एप्सिलॉन K को भी रिप्लेस करते हैं 1/4 एप्सिलॉन हाफ एप्सिलॉन E², फिर से यही वाला कंसेप्ट, मल्टीप्लाइड बाय 4πr² dr, और ये लिमिट्स रखेंगे फ्रॉम R टू infinity. आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा बचाना है मुझे। 3KQ²/5 पहला वाला आता है Q²/40πε0r, और दूसरा वाला आता है आपका Q²/8πε0r। एक्चुअल में ये आंसर वही आएगा जो कंडक्टिंग स्फीयर में आया था, यस क्योंकि आउटर स्पेस में दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर है। सर हाँ, तो जैसे इस एग्जांपल में अगर हम लोग कोई शेल मान के वो U इक्वल्स टू हाफ सिग्मा Q लगाते तो उससे आसान पड़ता होगा। अब ये मैं कहता हूँ ना, दोनों ही मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, वो आपकी चॉइस पे है, हम लोग को दोनों बताने पड़ते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछा ही इसके ऊपर जाता है। अभी एग्जांपल देंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको स्ट्रिक्टली यही फॉलो करना पड़ेगा, पोटेंशियल मेथड लेंदी हो जाता है। जी सर। इवन यहाँ पर भी लेंदी होगा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है मुझे अंदर के पॉइंट्स पर? तो अगर याद है फिर तो आसान मेथड है। अगर जिनको भी पोटेंशियल ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के फॉर्मूले याद है उनके लिए ये मेथड आसान है। ऐसा नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लोगों को जल्दी याद हो जाता है, पोटेंशियल के फॉर्मूले भूल जाते हैं। जैसे थोड़ा अजीब सा होता है ना, थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड भूल भी गए तो गॉस लॉ लगा करके 1 मिनट में आंसर आ जाता है। इसको टोटल करो पहले, कितना आ रहा है इनका टोटल जब करेंगे। 3Q²/20ε0। 3KQ²/5 तो 3Q²/20πε0r। अब आप ये कह सकते हो कि ये टोटल एनर्जी है इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, इसको सेल्फ एनर्जी बोलेंगे। 3Q²/20πε0r इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फिजिकली इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है? 3Q²/20πε0r, मतलब कि इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या करने के लिए? 3Q²/20πε0r चार्ज करने के लिए, इंफिनिटी से लाने के लिए, ताकि वो मतलब पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाँ, मतलब स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस में आपको इतना वर्क चाहिए, और ये वर्क वो करेगा जिसके थ्रू आप चार्ज करोगे इसको, यानी कि बैटरी करेगी। तो ये ध्यान रखना, इंटरनल स्पेस की एनर्जी, आउटर स्पेस की एनर्जी, टोटल एनर्जी कॉल्ड है सेल्फ एनर्जी। इसका एनालॉग ग्रेविटेशन में भी है। यस सर, इसका एनालॉग ग्रेविटेशन में है, मतलब अगर आपको सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर निकालना हो, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इन ग्रेविटेशन, तो 3gm²/2r आती थी, 5r। एक्चुअली 3Q² की जगह m² हो जाएगा, और याद करिए 1/4πε0 का पैरेलल में जी होता था, कैपिटल जी। एनालॉग टू G मान सकते हो, तो यहाँ पर आप G लिख सकते हो और यहाँ पर R, लेकिन वहां पर एक माइनस साइन आता है एक्चुअली। जी ऊपर लेंगे ना, जी ऊपर आएगा ना, एक -3gm²/r 5r यस माइनस एक आएगा, लेकिन अब यस सर, यहाँ पे अट्रैक्टिव लगेगी ना फोर्स। हाँ, जहां पर अट्रैक्शन होगा वहां पर एनर्जी नेगेटिव जाएगी, और जहां पर रिपल्सन है वहां पर एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो अगर आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव करना चाह रहे हो तो चीजों से अट्रैक्ट होना बंद हो जाओ। जितनी अट्रैक्टिव चीजें हैं वो सब आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर देंगी। इशारा समझ रहे हो कहाँ बोल रहा हूँ? और फिजिक्स भी वही बोल रही है। ठीक है, ये 3-4 एग्जांपल है समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए अब आते हैं थोड़े से इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस के ऊपर। ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखाई आपको, थोड़े जो एप्टीट्यूड आपका यूज होगा अगर है तो।
यहां पर कह रहे हैं कि हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट्स है, टू मेटेलिक प्लेट्स मान लेते हैं फिर से एक बार, हाँ, टू मेटेलिक प्लेट्स, और एक पर प्लस 3q का चार्ज है और एक पर प्लस ऑफ q का चार्ज है। मेटेलिक प्लेट्स 3q एंड q इनके चार्जेस है और इनके बीच में डिस्टेंस है d का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक d/3 थिकनेस का एक और मेटल इनके बीच में इंसर्ट करने जा रहे हैं। पहले हमारे पास सिर्फ दो प्लेट्स है, प्लस 3q एंड प्लस q। A third plate of thickness d/3 is now inserted between them. How much work will be required? Work required to insert this metal between the two pre-existing metallic plates. क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस Yes, sir. Yes. हाँ, ये इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है, अब आपको दिमाग दौड़ना पड़ेगा क्या। और जिस मेटल प्लेट को इंसर्ट कर रहे हैं वो न्यूट्रल है, अनचार्ज न्यूट्रल मेटल प्लेट को इंसर्ट कर रहे हैं। मेटल प्लेट को इंसर्ट करने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही होगी बताइए। मेटल प्लेट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले बोली, दोनों प्लेट्स के बाहर के साइड 2q होगा दोनों पे, एक में प्लस क्यू एक और एक साइड में क्योंकि अंदर साइड पे प्लस q हो जाएगा, प्लस दोनों और पे माइनस माइनस होगा यस सर सर। दोनों प्लेट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिटवीन द प्लेट्स? so q by a q by a epsilon naught। q हाँ by थोड़ा, a epsilon naught। हाँ जी थोड़ा फास्ट करिए। q बाई आउटर साइड्स पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी इसमें, और वो आएंगे 2q डिवाइडेड बाय a 2q by a epsilon naught। इसके कंसेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यस नाउ जैसे ही वो मेटल प्लेट को बीच में इंसर्ट कर देंगे इनकी, ठीक है, थोड़ा डायग्राम छोटा ही बनाएंगे लेकिन समझ जाएंगे। जैसे ही वो d/3 थिकनेस वाली प्लेट इनके बीच में डाल दोगे आप, वो भी अनचार्ज है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे ही रहेगा, बाहर की साइड 2q और इधर की साइड 2q, क्योंकि इसमें कोई चार्ज तो आया नहीं। लेकिन इस q के सामने यहाँ पर पोलराइजेशन इफेक्ट लगेगा, इस q की वजह से यहाँ पर पोलराइज हो जाएगा और माइनस q आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। हाँ पोलराइज होकर के यहाँ माइनस q आ जाएगा और पोलराइज होकर के यहाँ पर प्लस q आ जाएगा। अब इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी यूज करें, इनसाइड मेटल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्या उस स्पेस में पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी? नो सर। मेटल इंसर्ट करके जिस स्पेस को वो मेटल ऑक्यूपाई करने जा रहा है उस स्पेस में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और नाउ उस स्पेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड डिसअपीयर हो गई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इतना वर्क चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करने के लिए कितना वर्क चाहिए आपको? माइनस यस करके आएगा। इसका मतलब वर्क एक्सटर्नल विल बी माइनस हाफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। और कितने वॉल्यूम से रिमूव किया गया इसको, कितने वॉल्यूम से इलेक्ट्रिक फील्ड डिसअपीयर हुई? सर d/3 into a d/3 into a into d। ये आंसर है इसका, इतना वर्क चाहिए होगा इसमें, नेगेटिव वर्क। इसका मतलब नेगेटिव वर्क आने का मतलब एक्चुअली आपको काम करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव एक्सटर्नल वर्क नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेटल को छोड़ दो वो अपने आप चला जाएगा। यस सर। ये इस कंसेप्ट का नाम थोड़ा सा एडवांस एप्लीकेशन कह सकते हो।
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना या इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करने, दोनों ही केसेस में जनरेट कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, रिमूव कर रहा है तो नेगेटिव वर्क चाहिए। और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जैसे ही ये Q और माइनस Q आएंगे ना, यहाँ पर फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो पहले यहाँ पर थी, और ये प्लस Q और माइनस Q। सिर्फ D/3 वाला वो स्पेस ऐसा होगा जहां पर पहले नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर अभी इस वाले एग्जांपल में सेल्फ एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हैं उन दोनों प्लेट्स को? कुछ नहीं बोलो, क्यों सेल्फ एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं यार? हम क्यों बोले सेल्फ एनर्जी? हमारा क्वेश्चन था वर्क निकालने का। ओके सेल्फ एनर्जी बोलना भी चाहे तो पर्पस क्या है मेरा उसको बोलने का? हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? नहीं तो बस पूछना चाहता हूँ कि मतलब उस पर कुछ ना पूछो भाई मेरे, ना पूछो। तुमको हम कई बार सजेस्ट कर चुके हैं, तुम टॉपिक्स में जरूरत से ज्यादा इमोशनल एंगल ले आते हो। तो सीधा सीधा ये पढ़िए आप, जो आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना, दोनों ही केसेस में वर्क चाहिए। क्रिएट कर रहे हैं पॉजिटिव, डिस्ट्रॉय करना नेगेटिव। एक प्रॉब्लम और दिखा रहे हैं, बट चाहेंगे ये कि वे इसका आइडिया तुम लोग देना। और ये प्रॉब्लम एक्चुअल में जिनके पास एरोलोग है वो आप देख सकते हैं, उसका ही प्रॉब्लम है, बट बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये। उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि एक थिक, थोड़ा सा मोटा इस कंडक्टिंग शेल है जिसकी कुछ इनर रेडियस आई थिंक ए है और आउटर रेडियस कुछ बी है, और उसमें साइड में इधर कहीं पर एक बहुत छोटा सा एक नैरो टनल है। यस सर, ये देखा था। बहुत ही नैरो सा टनल है, मतलब इतना नैरो है कि आप तब भी इसको आप कंप्लीट स्फीयर मान लेना। और इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, और ये जो मेटालिक शेल है वो अनचार्ज है। मुझे प्रॉब्लम नंबर इस समय याद नहीं है, बट ये इसमें है। सेंटर पे चार्ज Q है, इसके सराउंडिंग में मेटालिक शेल है जो कि अनचार्ज है, इसका रेडियस रहेगा E। अब उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि इस अंदर वाले चार्ज को वाया दिस टनल बाहर निकाल करके इंफिनिटी पर लेके जाना है। अंदर वाले चार्ज को इस शेल के अंदर से निकाल करके इंफिनिटी पर ले जाना है। कितना वर्क चाहिए इस प्रोसेस में? ये इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ वही कर सकता है जिसको ये बात समझ में आ जाएगी, और फिजिकल लेवल पर, मैथमेटिकल लेवल पर नहीं। मैथमेटिकल लेवल पर तो तुम्हारे इवन स्कूल की किताबों में भी लिखा है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी होती है, बट ये नहीं मालूम होता है कि इसका मतलब क्या है। वो आपको समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना और डिस्ट्रॉय करने में यूनिट वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग वर्क की जरूरत होती है। अब आप इस क्वेश्चन को समझो कैसे होना चाहिए। सर इसमें ऐसे कर लें सर, जो हम लोग का जो फॉर्मूला है, तो सर हम लोग पहले एनर्जी निकाल लें ए तक की Q से, फिर सर हम लोग B से इनफिनाइट तक की निकाल लें, तो सर ये हमारी सेल्फ एनर्जी इस मतलब सिस्टम की आ जाएगी एक तरह से। तो फिर जब इन्फिनिटी में ले जाएंगे तो वो सर वहां पर जितना भी होगा तो सर उसके अपोजिट साइन में वो वर्क आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे, मतलब दोनों एनर्जी निकाल लें इस मेथड से, ऊपर वाले से। यस सर। 4/3 पाई r a क्यूब में, पाई a क्यूब में, और फिर बाकी एक मिनट रुको, आराम से 4/3 पाई r क्यूब पास आया। अरे नहीं सर, वो गलती से बोल लेना पड़ेगा सर, एलिमेंटल चेंज लेना पड़ेगा वाला मेथड, तो गलती से बोल दिया था। कोई बात नहीं, गलती बहुत करते हो तुम शिवांश। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ
इस समय अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ड्रॉ करिए, कैसी लाइंस होगी इस समय जब ये चार्ज अंदर ट्रैप्ड है, मेटल के अंदर जब वो चार्ज को ट्रैप किया गया है सेंटर पे, तो इस मोमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखे। एक्सक्यूज मी सर, सर एक रिक्वेस्ट था सर। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के लास्ट क्वेश्चन था, तो सर आप थोड़ा टाइम दे देंगे क्योंकि अभी असाइनमेंट पूरा किया नहीं है हम लोगों ने, थोड़ा अपना दिमाग लगा के करना चाह रहे हैं सर, प्लीज। इसको रोक ले यहाँ पर सर यस सर, बिल्कुल यस सर, रोक लीजिए। सर रोक लीजिए। असाइनमेंट में एक्चुअली इसीलिए लिया था क्योंकि रोक पर था। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया है, इसको आप ट्राई करो। और है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, अगर आप इस पॉइंट को एक्चुअल में समझते होगे, अगर आप इस कंसेप्ट को एक्चुअल में फिजिकली समझते होगे ना, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जिसको ये बात समझ में आ जाए कि किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का वर्क डन होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और रिमूव करने का वर्क डन होता है माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सर हो जाएगा तो आपको अपने आप सोल्यूशन भेज देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एग्जांपल दिखाते हैं थोड़ा डिफिकल्ट साइड के, थोड़े से और डिफिकल्ट साइड के, बट डिफिकल्ट वैसे नहीं है, आप कह सकते हो मिक्स्ड कंसेप्ट्स वाले हैं, थोड़े से लेंदी कह सकते हो, डिफिकल्ट नहीं लेंदी। सॉलिड स्फीयर और इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और सपोज वो चार्ज की डेंसिटी वेरिएबल है which is a rho naught 1 minus small r divided by capital R. Small r distance from the center है। इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको उसमें मिले होंगे रो वगैरह और असाइनमेंट। यस सर। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी मिला होगा, ये 100% मिला होगा इस टाइप से स्टार्टिंग में क्वेश्चन। हाँ, अब आपको बताना ये है कि व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर। एनर्जी ऑफ स्फीयर बतानी है, इसकी सेल्फ एनर्जी क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अनिरुद्ध, दीक्षित जी हो कि नहीं? जी सर। आपके उस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं, तो पॉइंट तुमने अच्छा बोला था। क्या अब पोटेंशियल मेथड छोटा मेथड होगा या लंबा मेथड हो जाएगा? आंसर तो आएगा उससे। सर वैसे देखा जाए तो छोटा हो जाएगा। कैसे बताओ, क्या करोगे, स्टेप्स क्या फॉलो होंगे? जैसे अगर कोई शेल ले लेंगे आर रेडियस का, स्मॉल आर, तो उस पे चार्ज तो निकाल लेंगे, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ले लेंगे उसकी वैल्यू, और सर उस पे चार्ज निकाल लेंगे तो उस पे जो पोटेंशियल तो निकाल ही लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। अगर कैसे निकालोगे पोटेंशियल? सर जैसे अगर किसी शेल पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। सुनने दो बच्चा, सुनने दो, उसके दिमाग में जो चल रहा है वो जानने तो दो। हाँ फिर तो सर शेल में जो के क्यू बाई आर ही होता है, तो क्यू लोग निकाल लिया मान लीजिए रो के फॉर्म में, लेकिन में दिक्कत ये हो जाएगी सर जो डी आर है वो 2 बार आ जाएगा, डी आर स्क्वायर हो जाएगा वहाँ। नहीं सर, यहाँ पे सर एक चीज जो लेंदी हो जाएगी ना, पोटेंशियल निकालने के लिए पहले फील्ड का वेरिएशन निकालना होगा और फिर पोटेंशियल के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी आर करना पड़ेगा। तो यही तो समझा। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ही, मान लो पोटेंशियल निकालने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही लिया है तो फिर हम क्यों ना यहीं से आंसर ले आए अपना। जी सर। बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आसानी से आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें गॉस को थैंक यू बोलो और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। मान लो आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉसियन सरफेस बना लीजिए, क्या हो जाएगा आंसर देखो उसका, ई इनसाइड वाला, ई इनसाइड इनटू गॉसियन सरफेस का एरिया। अब इसमें तुमको ये याद होना चाहिए था कि वेरिएबल चार्जेस में हम चार्ज कैसे निकालते हैं, जहाँ डेंसिटी वेरिएबल रो डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, तो रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इनटू डीवी, व्हिच इज अगेन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्या लिमिट रखते हैं इसकी?
अगर आप अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो 0 से जीरो से कौन सा, तो इससे अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होती है। ये लेंथी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो डिफिकल्ट है, वो छोटा है बट डिफिकल्ट है। आउटसाइड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अगेन गॉस लॉ, सब कुछ सेम चलेगा। क्या फर्क आता है जब वेरिएबल डेंसिटीज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से निकाली जाती है? तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो लिमिट रखते हैं 0 से कैपिटल आर हो जाता है। जैसे कैपिटल ठीक कैपिटल। अभी हाँ, यहाँ पर उनको दिक्कत हो सकती है जिनका रिवीजन नहीं हुआ, तो उनको नहीं समझ आ रहा होगा कि ये चल ये क्या रहा सो है। कैपिटल आर इसलिए रखो क्योंकि अंदर केवल स्फीयर का चार्ज होगा। अंदर के बाद से स्फीयर का चार्ज रहता है ना, क्लोज्ड चार्ज के हिसाब से देखो। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल दिया गॉस लॉ से। अब इस मेथड पे आ जाओ, इस मेथड पे ना इसकी जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले का स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 2 बार, क्योंकि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से यूनिट वॉल्यूम था, 4 पाई आर स्क्वायर डिफरेंशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाई हुआ, जिसकी लिमिट रखी जाएगी 0 से कैपिटल आर की, प्लस हाफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो निकाली जाएगी उसका स्क्वायर, उसमें भी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर करेंगे, और इसकी लिमिट आर से फाइनाइट। तो लेंथी कह सकते हैं क्योंकि एक बार यहाँ इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर यहाँ पर करके फिर इंटीग्रेशन ही करनी है, मतलब मैथ ज्यादा लग रही है। सही बात दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा कुछ इसमें से? यस सर। यस 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 सर। बट टाइम लग जाएगा, टाइम इसलिए लगेगा, एक तो यहाँ से वजह से, फिर यहाँ की वजह से काफी टाइम लगेगा। हटाएं इसको यहाँ से, यस सर। यस 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 सर। चलिए ठीक। अब कुछ और यूनिक क्वेश्चंस हैं वो देखते जरा, बट उनके पहले एक बहुत क्विक रिव्यू टाइप का देख लो आप अबाउट पोटेंशियल एनर्जी में, जल्दी से इसका बता दें क्या था। सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था के स्मॉल q1 q2 डिवाइडेड बाय r बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। अगर आपके पास कोई एक एक्सटेंडेड चार्ज है, पॉइंट की जगह एक्सटेंडेड चार्ज, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, सिलेंडर है, और उसके साथ में कोई पॉइंट चार्ज q है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम q मल्टीप्लाइड बाय v लगाते हैं, जिसमें पोटेंशियल किसकी वजह से देखा जाएगा, तो पोटेंशियल बाय द एक्सटेंडेड बॉडी। इसको बस हो चुका है सब कुछ, बट आपको याद दिला देना। हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा पॉइंट आप कह रहे हो कि जो एनर्जी है उसको अभी अभी डिस्कस हो चुका है कि इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल वॉल्यूम, और इसको इंटीग्रेट करते थे। ये जनरलाइज हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा वो, और ये अभी आज का कंसेप्ट है। और एक और कंसेप्ट आपको बताता है, एनर्जी बराबर समेशन ऑफ हाफ समेशन ऑफ QI। इतना हम लोगों ने पढ़ा है। देखो ज्यादा पढ़ने पर कंफ्यूजन भी होगी, एक फैक्ट है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये और ये दोनों हाँ, ये दोनों सेम ही चीज देते हैं आपको। एक फील्ड के मेथड, एक का रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड से जाता है, एक का रास्ता पोटेंशियल से जाता है। कुछ बुक्स में ये फॉलो किया गया है, कुछ बुक्स में ये फॉलो किया गया है, कहीं कहीं पर दोनों ही फॉलो हो जाते हैं। सो थोड़ा सा फास्ट वे में पहले आपको एक कंसेप्चुअल एग्जांपल देते हैं। कैपिटल Q चार्ज का एक मेटालिक शेल मान लेते हैं, और उसके सेंटर पर हमने एक स्मॉल q चार्ज रखा है एज अ पॉइंट चार्ज।
मेटल शेल कैपिटल क्यू स्फीयर के फॉर्म में है, स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज सेंटर पे है। इन दोनों बातों का कोई रेलिवेंस होता है? ये बताने की कोई रेलिवेंस है कि मेटल स्फीयर का है और मतलब मेटल स्फेरिकल है और चार्ज सेंटर पे है, इनसे क्या मिल जाएगा आपको? डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, स्फीयर और सेंटर? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म से भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म होगा और सिमेट्री होगी, गॉस लॉ लग जाएगा, ये सब हो जाएगा। यस ठीक, आप बताओ जल्दी से सिस्टम में क्या एनर्जी है, बहुत फास्ट में, एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। और एक रिव्यू यहाँ पर लिखना भूल गए, जल्दी से यहाँ ऐड कर देते हैं कि एनर्जी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए 3kq स्क्वायर अपॉन 5r। यह सब डेरिवेशन हो गई, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। पेन पेपर नोट्स लेकर के बैठोगे ना तो समझ आएगा, ये पिछले 2 लेक्चर्स का रिवीजन हो गया। कैच कर पा रहे हो नहीं इसको यार? यस सर। यस सर। Yes. और इसी तरीके से अपना रिवीजन नोट्स बनाइए। रिवीजन नोट्स भी ऐसे ही होने चाहिए जो फटाफट रिवाइज करे सब कुछ। ऊपर वाला कंडक्टिंग स्फीयर का है, नीचे वाला नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। चलिए यहाँ बताते हैं। सर एक मिनट सबसे सर, आ रहा हूं। अरे बच्चा मिनट के चक्कर में हो क्या रहा है ना, एक्चुअली हम रुक जाते बिल्कुल। सर कोई दिक्कत नहीं सर, बता लीजिए। चलो कोई बात, आप लोग मन में सोचते रहो अपने, करो, है ना? जी सर। देखो इसमें क्या करो, मेटल शेल है तो पहले तो उसकी सेल्फ एनर्जी लिखो, kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r का। और दूसरा कंसेप्ट कौन सा लग रहा है इसमें? मिक्स कंसेप्ट है। एक सेल्फ एनर्जी ऑफ मेटेलिक स्फीयर, ये रिजल्ट यूज हो रहा है, और एक रिजल्ट हो रहा है एक्सटेंडेड और पॉइंट चार्ज का। मेटल एक्सटेंडेड चार्ज है, अंदर पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच की एनर्जी इस मेथड से Q into V मेथड से। तो प्लस पॉइंट चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस KQ पॉइंट by capital R। कैपिटल। ये इसकी टोटल एनर्जी होगी। मिक्स करना पड़ेगा तुम्हें, ये सब कंसेप्ट मिलाने होंगे। सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरैक्शन एनर्जी, ये दोनों आपके इंटरैक्शन एनर्जी से। ये इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस की एनर्जी है, ये इंटरैक्शन बिटवीन एक्सटेंडेड चार्ज एंड पॉइंट चार्ज की एनर्जी है, ये सेल्फ एनर्जीज है। और इससे जो आंसर आएगा आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से, ये टोटल एनर्जी आती है सेल्फ और इंटरैक्शन मिलाकर। इसको रिपीट कर दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 is the interaction energy between 2 point charges. Point number 2 is the interaction energy between a point and extended charge. Point number 5 gives self energy of conducting and non-conducting spheres. And point number 3 and 4 they give a total energy, self plus interaction मिला करके। नोट कर चुके इसको? यस सर। Yes, sir. यस सर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सिस्टम की टोटल एनर्जी कभी नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? किसी भी सिस्टम की सिस्टम ऑफ चार्जेस की टोटल एनर्जी Yes, sir. आ सकती है। सकती है। आ सकती है। आ सकती कैसे? जैसे इसी जो आपने बोर्ड में बनाया है, इसमें अगर माइनस Q Sir, है unlike तो charges शायद आ आ जाए। सकते हैं तब। लाइक चार्ज हो जाए है। और मतलब उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाए तो आ सकती है, इंटरेक्शन वाले आ सकती है। क्या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नेगेटिव आ सकता है? भाई पहला वाला तो क्लियर है, अगर चार्जेस अनलाइक हो जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। Can we have a negative energy in the electric field? क्रिएट कर रहे हैं तो नेगेटिव रिमूव हो No, तो sir. मैथमेटिकली भी दे सकते हैं स्क्वायर। स्क्वायर है सर तो पॉजिटिव। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। कैन सेल्फ एनर्जी भी नेगेटिव? नो सर।
नो No, सर नो सर क्यू स्क्वायर है तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, स्क्वायर पॉजिटिव ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? टोटल एनर्जी कैसे देखना होगा आपको, ये सब मिलाने पड़ जाएंगे। yes, यस सर यस सर यस अब इसकी एप्लीकेशन बेस, ये तो उससे कंसेप्चुअल पहले था। नाउ छोटा इसका, सा चीज पूछ सकते हैं सर प्लीज? हाँ पूछो तो ये जो पूछो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ये तो मेटल शेल है ना, तो कंडक्टिंग है, मान लीजिए चार्ज इंड्यूस करवा के एनर्जी लिखते हैं तब भी तो सेम ही चीज आएगी ना, मतलब? yes sir। हाँ हाँ ये बस बस सर यही पूछना है। सर यहीं पे अगर थिक शेल होता तो सेम ना आती। नहीं आती, नहीं एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोला आपने? थिक शेल, सर शेल कोई थिक होता तो शायद से ना आती। नहीं तो उसमें चार्ज है कि नहीं है? नहीं सर, मेटल चार्ज मान लेते हैं। मेटल में चार्ज है बट उसमें कुछ थिकनेस है। यस सर। एक मिनट, चलो, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि जो मेटेलिक शेल है वो कुछ इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस उसके दे रखे, मान लो ए और बी। ये सर जैसे आपका असाइनमेंट लगा तो उसमें डाउट आया था, तो ये हाँ, माना हाँ। था कि जैसे अगर थिक आ जाए तो सरफेस पे सुपरपोजिशन लगाएं, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे मेटल पे फिर सुपरपोजिशन लगाएं। बता रहे, एक रुको बता रहे। अब आप देखो इसके एक्चुअली क्या है, इस टॉपिक में मेथड बहुत है और अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स में अलग अलग इंस्टीट्यूट में सबका मेथड अलग अलग है। देखिए पहले तो आप ये बताओ, मेटल सेल पे चार्ज कंसिडर करना है कि नहीं करना है? सर कर लेते हैं। कर लेते हैं। और सेंटर पर सर कर लेते वो हैं। भी कर लो, वो भी कर लो, कर। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये मेटल सेल थिक है तो इसमें पहले आपको इंडक्शन वाला इफेक्ट देखना पड़ेगा, अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज है। माइनस क्यू माइनस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? यूनिफॉर्म सेंटर पे माना है तो यूनिफॉर्म होगा। बाहर वाले सरफेस पर कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। अब इसको कैसे करा जाए, देखिए। इसमें वो मान लेंगे शेल टाइप का, फिर सुपरपोजिशन लगा देंगे। नहीं सर, यहाँ पे दो तो शेल है जिसमें एक पे हाँ तो माइनस सब दो क्यू है शेल और मान एक पे सकते हैं, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है, दोनों में अलग अलग और एक सुपरपोजिशन लगा एक देंगे। माइनस क्यू और वो सेंटर के बीच का इंटरेक्शन, और एक बाहर वाली आउटर शेल और सेंटर के रखे चार्ज के बीच का इंटरेक्शन, सबका लिखेंगे सर। यस सर, फिर था क्वेश्चन असाइनमेंट पे ऐसे ही। एक एक करके चलते, सुनो एक एक करके, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले एनर्जी जब लिखनी है तो हम कह रहे हैं इसमें एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखते हैं, सेल्फ और इंटरैक्शन। जब आप इंटरैक्शन एनर्जी लिखोगे तो अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी होगी कि या तो 0.1 लगेगा या 0.2 लगेगा। इंटरैक्शन के दो ही केसेस आते हैं, या तो पॉइंट चार्जेस का केस होता है या फिर पॉइंट और एक्सटेंडेड का होता है, या फिर एक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड हो सकता है। 0.2 लगेगा। सेकंड आ लगेगा एक्सटेंडेड पॉइंट। सेल्फ वाला बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि इस केस में हम ये मान सकते हैं कि माइनस क्यू चार्ज का एक इनर शेल है और एक कैपिटल क्यू प्लस क्यू चार्ज का आउटर शेल मान लेते हैं, ये दो डिफरेंट शेल्स मान सकते हैं। और हम सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला के क्यू स्क्वायर बाय 2r वाला, और उस हिसाब से इनर शेल के हिसाब से आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, और आउटर शेल के हिसाब से आ जाएगा के कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2b। ठीक है। और अगर इंटरेक्शन वाला लिखना चाह रहे हैं तो एक इनर शेल और एक पॉइंट चार्ज, एक सेम ही आउटर कर शेल और देंगे। पॉइंट चार्ज, और एक इनर शेल और आउटर शेल, मतलब 3 इंटरेक्शंस। यस सर। यस सर। पहला इंटरेक्शन इन दोनों का होगा, पॉइंट चार्ज का और इनर शेल का। यस सर। पॉइंट चार्ज और इनर शेल, इसमें से कौन सा पॉइंट लगाओगे, 0.1 या 0.2? 2 लगाओ लगाओ। पॉइंट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल बाय द माइनस क्यू एक्सटेंडेड चार्ज, माइनस पोटेंशियल ऑफ दिस माइनस माइनस बाय ए प्लस दिस पॉइंट चार्ज एंड एक्सटर्नल चार्ज, पॉइंट एंड एक्सटर्नल चार्ज, ये भी एक्सटेंडेड चार्ज है क्योंकि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पॉइंट और इसका सेम फॉर्मूला, q मल्टीप्लाइड बाय k इनटू टोटल चार्ज अपॉन। और एक इनका कहना है कि एक इंटरेक्शन और होगी इसमें, माइनस क्यू मतलब कि इस इनर शेल के चार्ज की और
एक्सटर्नल सेल के चार्ज की, मतलब इनर सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस के चार्जेस में भी इंटरेक्शन होगा। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में आपसे एक बात बोली थी, पता नहीं आपने नोट किया था कि नहीं, कि जब आप कंसेंट्रिक सेल्स में इंटरेक्शन देखोगे बड़ा तो रेडियस तो सर आउटर रेडियस हमेशा लेते हैं। हाँ, कंसेंट्रिक सेल्स के इंटरेक्शन एनर्जी को जब लिखा जाता है तो उसमें रेडियस हम आउटर वाले का यूज कर लेते हैं, यार पी। हाँ सर किया था सही नोट तो। हाँ किया था लास्ट क्लास में। नहीं, पॉइंट है कि आप लोग लिख कितना रहे हैं, उसको रिवाइज कितना कर रहे हैं, ये सब चीज है। चैलेंज आज का नहीं है, चैलेंज 6 महीने बाद का है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर? यस सर सर वही पूछ रहे थे कि पिछले क्वेश्चन में आपने मेटल शेल चूंकि बोल दिया तो है तो कंडक्टिंग, तो प्रॉपर तरीके से अगर करना चाह रहे हैं हम तो इंडक्शन से ही करेंगे, क्योंकि सर मतलब इंडक्शन तो एक बड़ी सर नेसेसरी वहाँ पे चीज जो हो जाएगी। रेडियस है वो सेम हो जाएगा ना, इसलिए मतलब ए और बी सेम है। यस ए और बी सेम, यस उससे क्या हो जाएगा? ए और बी सेम हो जाए मान लीजिए, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या इसमें? आप वेरीफाई कर लो ना, सपोज ए और बी बराबर है, देखना है पिछला आंसर आएगा कि नहीं आएगा। सर बिल्कुल नेट चार्ज आएगा, जो नेट चार्ज करके का वो देखो ना, है। करके देखो, पिछले वाले का रिजल्ट देख चुके हो। इसमें आप a = b = r लिखो जरा, देखो क्या आपका पिछला आंसर आ रहा है। नहीं यार, तो या तो पहले वाला मेथड गलत है या तो यहाँ जो लिख रहे हो ये गलत कर रहे हो। ये जो लास्ट वाला टर्म है ये माइनस में आएगा ना शायद, माइनस के। सॉरी, हाँ सर, माइनस क्यू और क्यू के बीच में। माइनस एरर हो गई इसमें, माइनस। पुट वेरीफाई कर लो, a और b को r के बराबर रख के देखो, इसके जस्ट पहले वाला जो एग्जांपल था उससे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैंसिल ही हुआ जा रहा है। ये टर्म तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है। a और b बराबर हो चाहे ना हो, ये टर्म तो वैसे भी कैंसिल हो रही है। यस यहाँ पे चेक करो, आ रहा है सर, सेम आ रहा है। भैया करो जरा, यहाँ पे 2r हो जाएगा, यहाँ पे 2r हो जाएगा, यहाँ r, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। यस सर आ रहा है। सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। यस सर। ठीक है, लिखो फिर ऐसे। यार एक बात बताओ, ये जो दो कैंसिल हुए ये इत्तेफाक है या फिर कोई एक कंसेप्ट है यहाँ पर कि नहीं सर, सॉरी। मतलब देखो क्या क्या कौन से दो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, नोटिस करो कौन ये एनर्जी किसके इंटरेक्शन की थी? बेसिकली जो वो बीच में जो एरिया है मेटल का, जो मेटल यहाँ पर शायद बॉडी है, एनर्जी सर, वो जो पहले चार्जेस थे Q और Q प्लस Q, उन्हीं की मतलब एक तरह से वो आ रही है, और वो नहीं मेटल का जीरो ही था ना। सुनो, वो एक उसने सही बोला, पोटेंशियल वाला लॉजिक सही पकड़ लिया। देखिए, आउटर शेल कैविटी के अंदर वाले चार्ज से इंटरैक्ट करे या आउटर शेल इनर सरफेस से इंटरैक्ट करे, वो दोनों से सेम पोटेंशियल पर इंटरैक्ट करेगा। यस सर। आउटर शेल की वजह से जितना पोटेंशियल यहाँ मिलेगा आपको, आउटर शेल की वजह से उतना ही पोटेंशियल यहाँ भी मिलेगा। पहले क्लास में बताया था आपने ऐसे ही कुछ। हाँ, तो सेम पोटेंशियल के साथ वो एक बार पॉजिटिव चार्ज से इंटरैक्ट कर रहा और सेम पोटेंशियल के साथ एक बार वो नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरैक्ट कर रहा। तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए फिर यहाँ पर, मतलब इंटरैक्शन सिर्फ इनर सेल्स का दिखिए, मतलब अंदर वाले चार्जेस का दिखिए, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। और इसी को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं कि आउटर चार्ज का तो अंदर कोई इफेक्ट है नहीं। तो यही सोचा था शील्डिंग यहाँ यूज क्यों नहीं हुआ सर? तो बाहर के चार्ज का जब अंदर कोई इफेक्ट है नहीं, आपसे क्या बताया था शील्डिंग इफेक्ट में कि कैविटी के अंदर वाला चार्ज और अंदर वाले सरफेस का कंबाइंड इफेक्ट बाहर 0 होता है। इंटरैक्शन मतलब फोर्स, अंदर का चार्ज और अंदर का सरफेस मिल करके क्या बाहर वाले चार्ज के साथ कोई इंटरैक्शन करेंगे? और इनका नेट इफेक्ट बाहर 0 आ रहा है। नो सर। थर्ड लॉ तो फॉलो होगा, न्यूटन थर्ड लॉ।
जब ये कंबाइंड फॉर्म में आउटर सरफेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते तो आउटर सरफेस इनसे कंबाइंड फॉर्म में इंटरेक्ट नहीं करेगा। यस सर। Yes, sir. ये है कहानी इसकी पूरी। बेसिकली यहाँ से शील्डिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन हो गया ना। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट करने दिमाग का भी एप्लीकेशन चल रहा है भाई साहब यहाँ पर, बहुत तगड़ा वाला। क्योंकि ये चीजें अब आप चाहे एचसीवी उठा लो चाहे रेसनिक उठा लो, कोई किताब वाला नहीं बताएगा तुम्हें। डेयर नहीं करते लोग बताने के लिए, इसलिए क्योंकि समझाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है उसके लिए। प्रॉब्लम अगेन स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज, एक बार फिर से बहुत थिन मेटल सेल की बात कर रहे हैं, नेग्लिजिबल थिकनेस की थिन मेटल सेल जिसका रेडियस आर है और उसपे कैपिटल क्यू का चार्ज, इसका रेडियस आर है मान लीजिए, और दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इनके बीच एक म्यूचुअल रिपल्सन भी आएगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल कर जाएगी। यानी स्फीयर के अंदर एक ऑटोमेटिक बिहेवियर आएगा, उसकी एक टेंडेंसी आएगी कि वो एक्सपेंड करना चाहेगा बिकॉज ऑफ रेडियल रिपल्सन। सेंटर वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। मानते हैं इसको? यस यस। और मान लीजिए वो उस रिपल्सन में वो सक्सेसफुल हो गया, अंदर वाला चार्ज बाहर वाले को बहुत स्ट्रांगली रिपेल कर रहा, जिस वजह से मेटल का साइज ज्यादा हो गया और इसका रेडियस इंक्रीज करके आर डैश हो गया। Suppose that because of the repulsion, metallic size, मतलब size of metal increases from R to R dash. How much work is done by the Coulombic forces? ये क्वेश्चन है सर। ये भी असाइनमेंट में था। ये असाइनमेंट में था, कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या था? यस सर। सर इसका होगा कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल q प्लस कैपिटल Q बाय 2 इनटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 कर चुके हैं। मतलब इनिशियली हमने क्या किया, सेल्फ निकाल लिया और इंटरेक्शन वाला निकाल। सर इनिशियली सेल्फ निकाल लिया और इंटरेक्शन वाला निकाल लिए और फाइनली सेल्फ निकाल लिया, इंटरेक्शन वाला निकाल लिया। तो सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव, मतलब सर किसका वर्क निकालना है? कोलम्बिक ना, तो नेगेटिव। यस सर, नेगेटिव बाय कोलम्बिक होता है, तो कोलम्बिक आ जाएगा नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। यस सर, राइट। तो ठीक है, इसमें ठीक है, अच्छा है आप लोगों ने कर दिया। इसकी बाकी लोगों को हिंट दे रहे हैं, वर्क डन बाय द कोलम्बिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। और पोटेंशियल एनर्जी दिखने के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कंसेप्चुअल एग्जांपल दिखा चुका हूं कि ऐसे सिस्टम की एनर्जी कैसे लिखी जाएगी। सर ऐसा ही एक रेसनिक में भी था सर, एक स्पीयर, चार स्पीयर को दो में तोड़ दिया है सर, तो वर्क नहीं हुआ है कि नहीं? यस सर। तो वो सब इसी के मैं कहता हूं ना, डायरेक्ट कुछ भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन और थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चन, सबकी प्रैक्टिस हो रही है आपकी। यस सर। रेसनिक वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो असाइनमेंट का है तो उसको वही देखिए। एक टॉपिक फास्ट कवर करेंगे बट इसको कंप्लीट आज ही करेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर्स में। इसके पीछे जो कंसेप्ट यूज होने जा रहा है वो, हाँ सर एक दो और पूछे सर प्लीज। बताओ सर। वो जो आपने पिछला एग्जांपल लिया था जिसमें एक शेल ली थी, इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी, ठीक है सर। तो बाहर मान लीजिए बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, तो मतलब सर बहुत छोटा सा डाउट है सर, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा। पूछो कोई बात नहीं, पूछो। तो सर मतलब जो सबसे आउटर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है और वो जो बाहर वाला चार्ज है पॉइंट चार्ज, उन दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल भी अंदर जीरो होगा? कंबाइंड पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, उन दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होगा। यस सर। अच्छा हाँ, क्योंकि फील्ड जीरो होगी सर। यस सर, फील्ड जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। तो सर मतलब शील्डिंग में हम जिस इफेक्ट की बात कर रहे होते हैं, जो इफेक्ट जीरो होता है, वो इफेक्ट केवल फोर्स और फील्ड होती है।
हाँ, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने Okay, sir. पोटेंशियल लेक्चर के पहले में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना मतलब पोटेंशियल जीरो होना नहीं होता। हाँ, ओके सर। इस कंसेप्ट का ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर में इसको एनर्जी के बाद लेने का पर्पस था मेरा एक्चुअली। आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हेडिंग डाल करके हटा दिया था। यस यस सर। क्या था? सुनिए, बेसिक कंसेप्ट, दो कंडक्टर्स अगर आपस में ज्वाइन कर दिए जाए और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली कंडीशन आ जाए, मतलब उनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाए। मतलब रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, मान लीजिए कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, और एक पर Q1 चार्ज है और एक पर Q2 चार्ज है, तो जैसे ही आप इनको आपस में अटैच करोगे, जैसे ही कनेक्ट करोगे इनको, मतलब अभी तो ये अभी नॉट कनेक्टेड वाली सिचुएशन है, जैसे ही इन दोनों कंडक्टर्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे बाय सम कंडक्टिंग वायर, मान लीजिए इनके बीच में हमने एक वायर लगा दिया और वायर से इन दोनों को ज्वाइन किया, तो कनेक्ट करने से पहले जिस कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा उस कंडक्टर से जिस कंडक्टर का पोटेंशियल कम रहा होगा उसकी तरफ कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। यस सर। यस सर। बिकॉज अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज को फ्लो होना ही। यस यस तो जैसे ही आप कंडक्टिंग वायर लगाओगे, बिकॉज ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, सम चार्ज विल फ्लो फ्रॉम C1 टू C2 और फ्रॉम C2 टू C1, डिपेंड करेगा पहले किसका पोटेंशियल ज्यादा है। यस सर। यस सर। बट ये प्रोसेस विद इन नैनो सेकेंड्स बंद हो जाएगी। मान लिया कुछ चार्ज यहां पर ट्रांसफर हो गया, मान लेते हैं सपोज Q चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो यहां पर एफिशिएंसी हो गई चार्ज की, यानी Q2 प्लस Q हो गया, यहां डेफिशिएंसी हो गई चार्ज की, Q1 माइनस Q, और ट्रांसफर ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा तब जब कंडक्टर 1 का पोटेंशियल और कंडक्टर 2 का पोटेंशियल बराबर हो जाए, इक्वल पोटेंशियल। ये इसका वर्किंग कंसेप्ट है। देखिए दोनों पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगी, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, वो नैनो सेकंड्स ही मान लेते हैं, बट उस नैनो सेकंड्स के लिए भी कुछ चार्ज फ्लो करेगा, तो जितने टाइम पर चार्ज फ्लो कर रहा होगा उस टाइम पर यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चल रही है, उस टाइम पर ये ओम्स लॉ फॉलो होगा यहाँ। बट उसके बाद चार्ज का फ्लो होना बंद। ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा कि दो कंटेनर्स लीजिए, दोनों कंटेनर में पानी भरे हूं, एक में पानी ज्यादा हाइट तक भरा है, एक में पानी कम हाइट तक भरा है, तो दोनों कंटेनर आपस में ज्वाइन कर दो, तो जिसमें पानी ज्यादा भरा होगा वहां से पानी निकल करके जिसमें कम हाइट का पानी भरा होगा वहां तक चला जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों कंटेनर्स में पानी का जो लेवल है वो एकदम सेम नहीं हो जाता, उसके बाद वाटर का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो वैसे ही चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता है। सो हमारे लिए जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सिर्फ हमको एक काम करना है, फाइनली यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आने के बाद पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 1 शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 2। ये हमारा न्यूमेरिकल कंसेप्ट होगा। सिर्फ आप इसको न्यूमेरिकल कंसेप्ट यूज करेंगे। जब भी दो कंडक्टर से ज्वाइन किए जाएंगे तो आफ्टर सम ट्रांसफर ऑफ चार्ज दे विल बी एट द सेम पोटेंशियल वैल्यू। अब इसको मैं एक एग्जांपल से दिखा रहा हूं। फर्स्ट, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए काफी ज्यादा डिस्टेंसिंग पे है। स्मॉल आर और कैपिटल आर रेडियस के दो कंडक्टिंग स्फीयर काफी लार्ज डिस्टेंस पे। अब ये लार्ज डिस्टेंस का फिजिकल मतलब यहाँ पर क्या है? सर दोनों एक दूसरे पे मतलब एक्शन नहीं है कोई इनके बीच में, एक दूसरे पे कोई पोटेंशियल इंटरेक्शन नहीं है कोई। इंटरेक्शन होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा। हाँ, इंटरेक्शन मतलब इनका पोलराइजिंग इफेक्ट नहीं लेना आपको, यानी कि चार्ज का इंडक्शन नहीं कंसिडर करेंगे।
और बड़े वाले स्फीयर पर प्लस ऑफ कैपिटल क्यू का चार्ज है बड़े वाले स्फीयर पर, छोटे वाले स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है। ये भी अपना एक क्लासिकल क्वेश्चन में आता है। मतलब क्लासिकल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि यह आपको सभी बुक्स में मिलेगा और जेई में भी मिल चुका है। एक पर प्लस क्यू का चार्ज है, एक पे कोई चार्ज नहीं है, ये पहले की कंडीशन है। इसके बाद कह रहे हैं कि दोनों को हमने एक वायर से ज्वाइन कर दिया, दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से ज्वाइन करो, फाइनली इस पर क्या चार्ज होगा और फाइनली इस पर क्या चार्ज होगा ये कैलकुलेट करना है, साथ में कुछ और चीजें बतानी। क्वेश्चन समझ आया? यस यस सर। यस फाइनल चार्ज बताना है जब इन दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर। सर हाँ, तो शेल्स है कि सॉलिड है, मतलब दोनों फर्क नहीं पड़ता, मेटल है, कंडक्टर है ना। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है सर। अच्छा ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो सॉलिड हो चाहे शेल्स हो फर्क नहीं पड़ेगा कोई। ये सर वो सुना नहीं था, सॉरी सर। कैपिटल ये जो चार्ज अभी आपको दे रहा हूं, ये चार्ज ज्वाइन करने से पहले है, बिफोर ज्वाइनिंग कैपिटल क्यू, बिफोर ज्वाइनिंग जीरो। आफ्टर ज्वाइनिंग क्या होगा? देखिए, दो प्रिंसिपल्स फॉलो करना आप, दो प्रिंसिपल्स, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा सेम पोटेंशियल। टर्न ऑफ, एक मिनट बच्चा, मैं दूंगा और सिमिलर क्वेश्चन देंगे अभी प्रैक्टिस में बहुत सर वो पोटेंशियल ऑन द सरफेस मानेंगे ना? मेटल के सरफेस का पोटेंशियल और मेटल के अंदर का पोटेंशियल सेम होता है, कोई पोटेंशियल होता है पूरा। यस सर। सो अगर हमने इनको मान लो किसी वायर से कनेक्ट कर दिया और उस कनेक्शन के बाद, वायर से कनेक्शन करने के बाद इसमें से चार्ज की शेयरिंग हो जाएगी, मतलब कुछ चार्ज इधर चला जाएगा। इसको पानी वाले एग्जांपल से मानिएगा, एक कंटेनर में पानी भरा था, एक कंटेनर खाली था, दोनों के बीच में एक पाइप लगाई जिसमें पानी भरा था, उससे खाली वाले कंटेनर में पानी चला गया जब तक कि उनके पानी के लेवल बराबर नहीं हो जाएंगे, यहाँ पर पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगी। सर तो इसमें फाइनली स्मॉल क्यू मान लेंगे ट्रांसफर हुआ है, मान लिया इसमें स्मॉल माइनस क्यू क्यू और चार्ज, उधर क्यू, और सर दोनों का स्फीयर का वो निकाल देंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल इक्वल कर देंगे। बिल्कुल, जस्ट आपको पोटेंशियल इक्वल करना है, इसका पोटेंशियल उसके पोटेंशियल से मैच करना है, इसका पोटेंशियल। फाइनली अब एक मेटेलिक स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, K अपॉन R, KQ बाई R, और एक इसका कर सकते हैं इसको। यस सर। सर एक बात बताइएगा सर। हाँ हाँ सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हम क्या बोलते हैं, जो कैपिटल आर रेडियस का मेटल है उसके सेंटर को कंसीडर करते हैं। सर प्लीज एक बार सुनिएगा सर इसको। उसके सेंटर पॉइंट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल तो हर जगह सेम होगा ना, हम किसी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। तो सर अगर हमने K कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई कैपिटल R लिखा है, तो वो तो हो गया उस, मतलब इटसेल्फ उस मेटल शेल की वजह से, एक स्मॉल r वाली की वजह से भी तो होगा। और सर आपने बोला था कि लॉन्ग डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उसमें पोलराइजेशन नहीं होगा, तो पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ आएगा ना उसकी वजह से। नहीं सुनिए बच्चा, वो बात वही है, पोलराइजेशन मतलब हम इसका इसके ऊपर कोई इंडक्शन इफेक्ट नहीं मान रहे, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। एक वर्ड शायद हमसे गलत बोल दिया कि नॉन इंटरेक्शन होगा। पोटेंशियल क्रिएटेड है क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसमें अपॉन आर होता है, आर अगर इंफिनिटी दें तो जीरो हो जाएगा पोटेंशियल। हाँ नहीं, वो जो बात कह रहे हैं ना, अगर हम इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ फोर्स लगा रही है, और अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा यहाँ पर। और जब तक ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तब तक हम इस पोटेंशियल का ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यस सर। अच्छा मतलब प्रैक्टिकली देखें तब तो होगा ना, मतलब हाँ बिल्कुल होगा, आप कितना भी लार्ज कर लोगे इसका इंडक्शन इफेक्ट होगा इसके ऊपर। यस सर। चलिए इससे निकाले जरा स्मॉल क्यू कितना आएगा यार फाइनल। QR बाय स्मॉल r। ठीक, आंसर आ जाएगा। आप सुनते हैं, आप जिन पॉइंट्स को मुझे डिस्कस करना है वो देखिए।
यहाँ पर फाइनल वैल्यूज लिखनी है आपको सबसे पहले, मतलब यहाँ पर फाइनल वैल्यू ऑन कैपिटल आर एंड ऑन स्मॉल आर चार्ज। बताएं। क्यू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर प्लस आर। यहाँ पर जो स्मॉल क्यू आया था, स्मॉल आर होगा ऊपर, स्मॉल आर होगा। स्मॉलर अपॉन आर प्लस आर। हम कैपिटल आर का बता रहे थे। और ये क्यू कैपिटल आर बाई आर प्लस स्मॉल आर। यस सर। यानी इनके फाइनल चार्जेस कौन सी रेशियो में जा रहे हैं? आर चार्ज के स्क्वायर मतलब इनके फाइनल चार्ज इनके साइज पे डिपेंड करेंगे। जी सर। यस सर। लॉजिकल है। यस सर। एक कंटेनर जिसका बेस ज्यादा है और एक कंटेनर जिसका बेस नैरो है। नैरो बेस कंटेनर वाइड बेस कंटेनर्स में अगर एक में पानी भरा है और एक में खाली है, इनको जब ज्वाइन करोगे तो क्या चीज बराबर आएगी इनके बीच में? वॉल्यूम। दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर सेम हो जाएगा या दोनों में लेवल ऑफ वाटर सेम? लेवल ऑफ वाटर का लेवल सेम लेवल सेम लेवल सेम लेवल पोटेंशियल सेम होगा। लेवल मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल। क्वांटिटी ऑफ वाटर किसमें ज्यादा होगी? बड़े वाले जिसकी कैपेसिटी, जिसका साइज ज्यादा है। यस ऐसे ही फाइनल चार्ज साइज के प्रपोर्शन में जाएंगे। पोटेंशियल दोनों पे बराबर होगा। यस सर। कितना होगा? किसी एक का निकाल निकालो। के स्मॉल क्यू बाई आर होता है। मान लो छोटे वाले का निकालोगे तो के क्यू बाई आर आएगा। उसमें उसके चार्ज की वैल्यू ये आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। और दोनों का सेम पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके सरफेस पे जस्ट आउटसाइड सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड सरफेसेस याद करिए। उसके पहले सिग्मा की बात कर लो। चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया, बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम एरिया। एरिया। तो इस चार्ज को बड़े वाले एरिया से डिवाइड करो। ये चार्ज बड़े वाले एरिया से जब डिवाइड होगा तो ये आएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल R इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यस सर। और यहां पर आएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल r इंटू आर स्क्वायर होगा ना। तो एक्चुअली एक r ऊपर भी वेट कर रहा है ना, और एक छोटा r यहाँ पर है। ये बताइए दोनों के चार्ज, किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? छोटे वाले की ज्यादा है। छोटे वाले ज्यादा है। चार्ज इसके पास ज्यादा है लेकिन चार्ज की डेंसिटी इसके पास ज्यादा है। एरिया कम है, क्योंकि सरफेस एरिया कम है उसका। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कम है ना। तो चार्ज भी कम है, एरिया भी कम है, लेकिन दोनों का कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब यहाँ डेंसिटी पर ज्यादा हो रही है। जहाँ रेडियस कम वहाँ चार्ज की डेंसिटी ज्यादा, जहाँ पर रेडियस ज्यादा वहाँ चार्ज की डेंसिटी कम। ये कंसेप्ट पीछे आपको एक इलिप्टिकल कंडक्टर में समझाया। जब आपको डाउट क्लास ले रहे थे तो ये समझाया गया था कि इलिप्स के माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस में कहाँ पर डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा है। समझ आया कि रेडियस जितना कम होगा डेंसिटी ऑफ चार्ज उतनी ज्यादा हो जाएगी। अगर दो रेडियस अंडर सेम पोटेंशियल हो, टू रेडियस अंडर सेम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या इन दोनों के सरफेस पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग प्रोपोर्शनल टू रेडियस या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि खाली पोटेंशियल बराबर करके चार्ज निकाल लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा उससे काम आपका, क्योंकि पेपर बनाने वालों की नजर काफी आगे तक है।
charge proportional to radius but the density of charge inversely proportional to radius, same potential different electric field. और final question, before joining यहाँ पर एनर्जी कितनी थी? एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग, इस मेटल में चार्ज था, इसकी सेल्फ एनर्जी और ज्वाइनिंग के बाद की एनर्जी, इंटरेक्शन लेना नहीं है तो दोनों का सेल्फ एनर्जी लो, q minus q by 2r बड़े वाले के लिए। नहीं तो इसका चार्ज निकाल चुके थे ना, इसका चार्ज आया था k कैपिटल Q कैपिटल R अपॉन R प्लस R बाय 2R, और दूसरे वाले स्फीयर की एनर्जी कैपिटल Q स्मॉल r by n2r प्लस। इनको जरा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो कुछ अलग ही आंसर आ जाएगा, वो कर दीजिएगा। आप बताओ कौन सा एनर्जी ज्यादा है फटाफट। सर बिफोर वाला ज्यादा है। बिफोर वाला आपका? यस सर, वो 8 क्योंकि लोअर एनर्जी की तरफ जाता है। यस आफ्टर वाला अगर हम सिंप्लीफाई करें मैथमेटिक्स लगा करके फटाफट तो कुछ बन जाएगा इसका आंसर यार। ये मेरे ख्याल से KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R प्लस R आ जाएगा, एक बार शायद मैं सही बोल रहा हूं। यस सर, ऐसे आएगा कुछ, ऐसा ही नहीं, यही आएगा। यस सर, पहले ये वाला पहले वाला KQ स्क्वायर बाय 2R है, बाद वाला इतना है, तो बाद वाले का डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है, इसका मतलब एनर्जी कम हो गई, यानी सिस्टम के एनर्जी में लॉस हुआ है। जस्टिफाई करें इस लॉस को। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हर चीज लोअर एनर्जी की तरफ जाती है। नहीं, वो तो हमको पता है लोअर एनर्जी जाती है, बट एनर्जी का दूसरा कंसेप्ट कि एनर्जी का फॉर्मेट बदलता है खाली, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। तो ये एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में थी, अब वो किस फॉर्म में जाएगी? सर ऐसा energy- होता है वायर पे फ्लो हुआ है तो सर वायर उसको फ्लो कराने के जो एनर्जी थी, वो सर जो फ्लो कराने के होगी तो रेजिस्टिविटी तो होगी ना वायर में कोई ना कोई, तो उसी में चली जाएगी। वायर का रेजिस्टेंस होगा। हाँ यार, फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था। यस सर, मतलब सब कुछ सेटलमेंट। कंटेनर वाला एग्जांपल, पानी के लेवल बराबर होने से पहले तो पानी फ्लो करेगा। यस यस तो सेटलमेंट होने से पहले चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज वायर में से निकल के जब जाएगा तो करंट का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, किसी भी वायर में जब करंट जाता है तो उसमें हीट रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। लॉस ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड एज द थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी इन दिस वायर। तो आपसे पूछा जाता है हाउ मच हीट एनर्जी इज डेवलप्ड, तो आंसर इज सिंपली U before minus U after। ये इसका लॉजिक है। बट ये टॉपिक अभी वैसे तो बहुत बड़ा है, अब टाइम नहीं है, लेकिन इसमें और भी आते हैं। इसमें कंसेंट्रिक सेल्स की ज्वाइनिंग आती है, उसके बाद अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स आते हैं। सर उसमें से एक ही था क्या? सर, जब अर्थिंग ऑफ कंसेंट्रिक शेल्स होता है तो सर उसमें पूरे सिस्टम का चार्ज हमें 0 कर देते हैं सर। नहीं, ऐसा कुछ होता था। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर में जिस कंडक्टर को अर्थ किया जाता है उसके पोटेंशियल को 0 किया जाता है। ये सर बाकी शायद ये उसकी बात कर रहा है सर। एक बार मैं बता दूं क्या है। अरे भैया, आपके घर की जो वाटर टंकी है, पानी की टंकी छत पे रखी है, उसमें से एक पाइप निकाल के अर्थ में डाल दो, फाइनली उसे टंकी में कितना पानी बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। अर्थ क्या है? अर्थ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, पूरी दुनिया इसी से पानी ले रही है। यस सर। और पानी के लेवल को मैं बार बार पोटेंशियल से कंपेयर कर रहा हूँ समझने के लिए। पोटेंशियल 0 हो जाएगा उसका। सर शायद ये उस चीज की बात कर रहा है जब बहुत सारे कंसेंट्रिक शेल्स जो होते हैं उसमें अगर आउटर मोस्ट शेल को अगर हम अर्थ कर देते हैं तो आउटर मोस्ट शेल की आउटर सरफेस पे 0 हो जाता है। हाँ यस सर, प्रोवाइडेड। हाँ ठीक है, आउटर मोस्ट। और सर उसका लॉजिक यही है सर, 0 इसलिए होता है क्योंकि वो शेल्स नहीं चाहती कि उनकी फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक जाए, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं वो, इसलिए अंदर ही फील्ड लाइंस रहती हैं। बिल्कुल।
हाँ कह सकते हो, वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ ना फिर तो। यस सर। सर वो असाइनमेंट में था एक, मुझे बहुत पहले दिया था आपने। कर लेंगे उसको खत्म, आज टाइम नहीं है, वरना कर लेते हैं। अदरवाइज 2 क्वेश्चन रह गए बस, एक ज्वाइनिंग के ऊपर, एक और रह गया कंसेंट्रिक सेल्स वाला, जिसपे आपको एचसीवी के गॉस लॉ वाले चैप्टर में एक एग्जांपल है उसका, है ना। और एक अर्थिंग का रह गया, अर्थिंग में भी 2 क्वेश्चंस करने हैं, कंसेंट्रिक सेल्स की अर्थिंग और पैरेलल प्लेट्स की अर्थिंग, यस सर। ये 2 करने हैं। बट सबको सब अगली क्लास में होगा, आज के लिए इतना ही है। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर इसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी आया वो वायर के रेजिस्टेंस की वजह से आया।